नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आधुनिक बिहार के इतिहास का दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का बिहार में प्रवेश। दूसरा टॉपिक है कि जनजातीय विद्रोह। यहाँ से बीपीएससी जो भी एग्जाम लेता है, 69 बीपीएससी, बिहार टीचर बीपीएससी और जो भी एग्जाम लेता है, उन सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कम से कम 2 प्रश्न पूछा जाता है, तो आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और इससे पहले अपने चैनल पर जो है प्राचीन बिहार का इतिहास और मध्यकालीन बिहार के इतिहास को डिस्कस कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट, आधुनिक बिहार का इतिहास। आधुनिक बिहार के इतिहास में कौन कौन सा टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा? तो पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। ये कहाँ प्रवेश? तो बिहार में प्रवेश। जनजातीय विद्रोह, 1857 की क्रांति और बिहार, राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, पृथक बिहार का गठन। ये आपके 5 टॉपिक को जो है आगे डिस्कस किया जाएगा। और इस वीडियो में जो है 2 टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा, यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश और जनजातीय विद्रोह। ठीक है, तो पहला देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का प्रवेश। कहाँ प्रवेश? तो बिहार में प्रवेश। बिहार में सर्वप्रथम जो है पुर्तगाली आते हैं व्यापार करने के लिए, याद रखिएगा। जो हुगली से पटना नाव के द्वारा व्यापार करते थे, जो पुर्तगाली था। हुगली कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, कोलकाता में हुगली है। और नाव के द्वारा जो गंगा नदी है, उसी गंगा नदी के माध्यम से जो है नाव लेके गंगा में आते थे और पटना में अब ये लोग उतरते थे। और पटना में ही जो है ये लोग सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन, मसाले आदि खरीदते थे और हुगली बंदरगाह पर ले जाते थे। और हुगली बंदरगाह से जो है इसे पुर्तगाल ले जाया जाता था। तो इतना आपको याद रखना है कि बिहार में सर्वप्रथम आपके पुर्तगाली आता है। और पुर्तगाली जो बिहार से किन किन वस्तुओं का व्यापार करता है, पटना से किन किन वस्तुओं का व्यापार करता है? तो सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले का व्यापार करता था। ठीक है, उसके बाद है कि 1632 ईस्वी में पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, पटना में जो है डचों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो आपसे पूछा जाता है कि जो डच लोग था, वो पटना में अपना पहला व्यापारिक केंद्र कब स्थापित करता है? तो 1632 में स्थापित करता है। जो डच लोग था, इसकी अभिरुचि जो है सूती वस्त्र और सोरा में था। सूती वस्त्र और सोरा में था। जबकि जो पुर्तगाली लोग था, इसका जो इंटरेस्ट था सोरा, सूती वस्त्र, चीनी मिट्टी के बर्तन और मसाले में था। ठीक है, ये बात को ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये सोरा क्या होता है? तो देखिए, जो सोरा होता है, सोरा से बम बनाया जाता था। ठीक है, सोरा से बम बनाया जाता था। अंग्रेजों ने 1620 ईस्वी में पटना के आलमगंज में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन वह जो है 1621 में बंद हो गया। उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब पाई? तो 1651 में पाई। यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो अंग्रेज लोग था, ठीक है, जो अंग्रेज लोग था, सबसे पहले 1620 में जो है पटना के आलमगंज में एक फैक्ट्री स्थापित करता है। लेकिन जो ये फैक्ट्री था, 1621 में जो है असफल हो जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सफल फैक्ट्री की स्थापना कब करता है अंग्रेज लोग बिहार में? तो 1651 में करता है। कब करता है? 1651 में करता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अंग्रेज यात्री पीटर मूडी 1632 ईस्वी में बिहार आया था। उसने यहाँ व्यापार की संभावनाएं देखी तथा डच कंपनी को व्यापार करते हुए देखा। तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि 1632 में जो है एक अंग्रेज यात्री आया था, जिसका नाम याद रखना है। उसका नाम क्या था? पीटर मूडी नाम था। ठीक है, पीटर मूडी था। जब ये आया बिहार में, तो देखा कि डच व्यापारी जो है बिहार में व्यापार कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजी कंपनी की फैक्ट्री में वर्तमान में जो अंग्रेजी फैक्ट्री था पटना में, उसके वर्तमान इमारत में जो है गुलजार बाग, पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं
सर्वे कार्यालय स्थित है, जो पहले अंग्रेज फैक्ट्री था जिस भी बिल्डिंग में, आज उस बिल्डिंग में जो है पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वे कार्यालय खोला गया है। डेनिश कंपनी जो है 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये पूछा जा सकता है कि जो डेनिश कंपनी है ये अपने पटना में फैक्ट्री कब स्थापित करता है, तो 1774 में स्थापित करता है। पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप में जो है ये फैक्ट्री स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि मुगल शासक फर्रुख सियर, इसका शासनकाल जो है 1713 से 19 तक रहता है। तो फर्रुख सियर ने जो है 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्का प्रयोग करने की अनुमति या मान्यता दी थी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, जो मुगल शासक है फर्रुख सियर, इसका शासनकाल 1713 से 19 तक रहता है। फर्रुख सियर को एक अंग्रेज डॉक्टर है, वो इलाज करता है इसके घाव का, ठीक है। और फर्रुख सियर आपके ठीक हो जाता है, उसी खुशी में जो है जो फर्रुख सियर है 1717 में अंग्रेजों को बोलता है कि आप पूरे भारत में व्यापार कर सकते हैं और आप अपने सिक्के का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस अनुमति को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने क्या बोला, तो इसे मैग्ना कार्टा बोला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बंगाल, बिहार एवं अंग्रेज के बारे में समझिएगा। अंग्रेजी कंपनी को 1717 ईस्वी में जो है व्यापारिक अधिकार प्राप्त हो गया था। दूसरी ओर बंगाल के नवाब कौन थे, अलीवर्दी खां, मुगलों से हटकर स्वतंत्र सत्ता चला रहे थे, अतः व्यापारिक हितों के लिए संघर्ष स्वाभाविक था। यहाँ पर समझिएगा, जो फर्रुख सियर था इसने क्या किया कि पूरे जो भी मुगल इलाका था वहां पर बोला कि आप व्यापार कर सकते हैं, यहाँ पर आपको टैक्स भी कम लगेगा और अपना सिक्का चला सकते हैं। लेकिन बंगाल में उसी समय अलीवर्दी खां का शासन था, लेकिन जो अलीवर्दी खां था, ध्यान रखिएगा, जो फर्रुख सियर है ये मुगल शासक है, उससे स्वतंत्र आपके शासन कर रहा था अलीवर्दी खां। तो अगर कोई भी शासक स्वतंत्र शासन कर रहा है तो जो फर्रुख सियर है इसका बात मानने से ये इनकार कर देगा। तो इसका मतलब क्या है कि अंग्रेजों के साथ जो है अलीवर्दी खां का लड़ाई होना संभव है, ठीक है, व्यापारिक हित के लिए। नेक्स्ट है कि 1756 ईस्वी में जो है अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना। तो आपको पता भी है कि सिराजुद्दौला है बंगाल का नवाब कब बनता है, तो 1756 में बनता है, ठीक है। 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों एवं सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी की लड़ाई हुई, जिसमें सिराजुद्दौला आपके पराजित होता है। तो आपसे पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है, तो डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 को होता है। अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला के बीच में होता है। इसमें जो सिराजुद्दौला की सेना है ये आपके हार जाती है। उसके बाद जो है मीर जाफर को कठपुतली नवाब बनाया गया है, क्योंकि आपको पता है कि जो मीर जाफर था ये आपके अंग्रेजों से मिल गया था। 1760 ईस्वी में मीर जाफर की जगह उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया गया, ठीक है। तो पहले कौन आता है, अलीवर्दी खां है, उसके बाद सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर, उसके बाद मीर कासिम। बात को ध्यान में रखिएगा, मीर कासिम कौन है, तो मीर जाफर का क्या है, दामाद है, ये शासक बनता है। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप को कम करने के उद्देश्य से अपनी राजधानी जो है मुंगेर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। मुंगेर आपके वर्तमान में बिहार में स्थित है। स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। यहाँ पर समझिएगा, जो आपके फर्रुख सियर था उसने बोला था कि आप पूरे बंगाल में, पूरे भारत में जो है फ्री ट्रेड कर सकते हैं, खासकर बंगाल में जो है आपको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो उस यहाँ पर समझिएगा, जो अंग्रेज लोग हैं जीरो ड्यूटी दे रहा है। अब भारत के जो व्यापारी है, जो भारत के व्यापारी है वो आपके मानिए कि 5% 10% ड्यूटी दे रहा है, ठीक है, किसी भी वस्तु पर।
तो क्या हो जाएगा, जो भारतीय सामान है वो आपके महंगा हो जाएगा और जो अंग्रेजी सामान है वो क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो भारतीय व्यापारी थे उनको नुकसान हो रहा था। तो उसी क्रम में जो आपके मीर कासिम है उसने बोला कि जब अंग्रेज पर ड्यूटी नहीं लगता है, जो आपके भारत के व्यापारी है उनके भी वस्तु पर आपके ड्यूटी जो कर है वो आपके नहीं लगेगा। ठीक है, तो स्थानीय व्यापारियों पर से करों को समाप्त कर दिया। इससे ब्रिटिश व्यापारियों को परेशानी होने लगी। अंग्रेजों ने 1763 ईस्वी में जो है मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया, क्योंकि देखिए अंग्रेज लोग भारत को लूटने के लिए आए थे। अगर उनका आर्थिक हित प्रभावित होता था तो वो भारतीय जो शासक थे उनसे युद्ध करने के लिए तुरंत तैयार हो जाते थे। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 1763 में जो है फिर से जो मीर कासिम है उसे हटा दिया गया और जो मीर जाफर है, मीर जाफर को आपके नवाब बना दिया गया। इस बात को ध्यान में रखिएगा। 1763 ईस्वी में जो है मीर कासिम भागकर पटना आ गया। पटना में उसने अंग्रेजी फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके बाद जो है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से मिलता है। कौन मिलता है? तो मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम मिलता है। उसके बाद जो है बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में कौन कौन लोग शामिल थे तो आपको ध्यान रखना है। अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल का अपदस्थ नवाब भगौड़ा नवाब। ठीक है, ये तीनों आपके एक पक्ष में थे। जो दूसरा पक्ष था अंग्रेज का पक्ष, उसमें कौन था? तो केवल आपके अंग्रेज था और अंग्रेज की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो हेक्टर मुनरो कर रहा था। युद्ध हुआ कब हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, जो युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। कहां पर होता है? तो बक्सर में होता है। ठीक है, कहां पर होता है? बक्सर में होता है। और इस युद्ध में जो है ये आपके जो संयुक्त सेना है, संयुक्त सेना में कौन कौन लोग थे आपको पता है। नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों की सेना आपके पराजित हो जाती है और यहाँ पर जो अंग्रेज है आपके जीत जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जैसे ही अंग्रेज प्लासी बोल रहे हैं बार-बार, बक्सर का युद्ध जीतता है। उसके बाद इलाहाबाद की संधि होता है। ठीक है, इलाहाबाद की 2 संधियां होती है, तो यहाँ पर एक संधि के बारे में लिखा गया है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो है इलाहाबाद की संधि के तहत मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को जो है 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार देना पड़ा। यहाँ पर बात को समझिएगा कि जो आपके अंग्रेज है, ठीक है, जो आपके अंग्रेज है वो आपके शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए आपके सालाना देगा। ठीक है, 26 लाख रुपए आपके जो है वार्षिक देगा। उसके बदले में जो शाह आलम द्वितीय है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का दीवानी अधिकार दे दिया। दीवानी मतलब लगान वसूलने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया है। ठीक है, तो ध्यान से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 1766 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजी फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण, राजा सिताब राय के साथ जो है एक प्रशासनिक मंडली का सदस्य बनाया गया। 1767 ईस्वी में जो है धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी का नायब दीवान बनाया गया था। ठीक है, इसे भी ध्यान से याद रखिएगा। 1770 ईस्वी में जो है बंगाल, बिहार के क्षेत्र में भीषण अकाल पड़ता है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया में अकाल का प्रकोप भयंकर था। इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे बीपीएससी पूछ सकता है। जो 1770 में आपके अकाल आया था, उस अकाल में सबसे अधिक प्रभावित डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन थे? तो पटना, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया था। ठीक है, 1783 ईस्वी में जो है बिहार में पुनः आपके अकाल पड़ता है। पहला तो पड़ा 1770 में, दूसरा 1783 में। जांच अधिकारी जॉन सोर ने एक अन्नागार के निर्माण का सुझाव दिया था। उसके सुझाव पर जो 1784 ईस्वी में पटना में ब्रिटिश इंजीनियर जॉन गास्टिन द्वारा जो है गोलघर का निर्माण करवाया गया। इसे ध्यान से याद रखिएगा, जो गांधी मैदान के पास में है। दूसरा पॉइंट है जनजातीय विद्रोह। ठीक है, यहाँ से बीपीएससी जो भी एग्जाम लेता है
वहां पर कम से कम 1 से 2 प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है। बीपीएससी अगर कोई भी एग्जाम ले रहा है तो आप उठा के देख लीजिएगा, जनजातीय विद्रोह से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट है कि जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों के बढ़ते राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक हस्तक्षेप के कारण कई जनजातीय विद्रोह हुए। बिहार के प्रमुख जनजातीय विद्रोह निम्नलिखित हैं। कौन कौन है देख लीजिए। विद्रोह, वर्ष, क्षेत्र और नेतृत्व करता है। पहला आपके विद्रोह है तमाड़ विद्रोह। ये कब होता है? तो 1789 से 94 के बीच में होता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में होता है। इसका नेतृत्वकर्ता के बारे में नाम पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए चेरो विद्रोह, ये 1800 से 1802 तक होता है। ये कहाँ पर होता है? तो पलामू में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता जो है भूषण सिंह है। हो विद्रोह 1820 से 21 तक होता है। सिंहभूम में होता है, ठीक है। सिंहभूम झारखंड का इलाका है, तो सिंहभूम क्षेत्र में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। कोल विद्रोह ये 1831 से 32 तक होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है। इसके जो नेतृत्वकर्ता है उनका नाम है बुद्धो भगत। क्या नाम है? बुद्धो भगत है। बीपीएससी यहाँ से प्रश्न पूछ चुका है। उसके बाद है संथाल विद्रोह, 1855 से 56 के बीच में आपके होता है। संथाल परगना में होता है। संथाल परगना झारखंड में है। सिद्धू, कानू, चांद, भैरव ये आपके नेतृत्वकर्ता थे। ये चारों आपके भाई थे, ठीक है। बीपीएससी का ये फेवरेट विद्रोह है संथाल विद्रोह, ठीक है। उसके बाद है कि सरदारी विद्रोह। ये कब होता है? तो 1858 से 95 तक छोटा नागपुर और सिंहभूम इलाके में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 तक होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में होता है और इसके जो नेतृत्वकर्ता है बिरसा मुंडा है, ठीक है। बिरसा मुंडा है, ठीक है। मुंडा विद्रोह के बारे में भी बीपीएससी बहुत ही ज्यादा पूछता है। उसके बाद है कि ताना भगत विद्रोह। ये कब होता है? तो 1913 से 14 के बीच में होता है। गुमला क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसका जो नेतृत्व करता है जतरा भगत है, ठीक है। जतरा भगत इसका नेतृत्व करता है। इसके बाद है कि कुछ विद्रोह को डिटेल से देख लीजिए। इसमें है संथाल विद्रोह, ठीक है। संथाल विद्रोह कब से कब तक होता है? तो 1855 से 56 तक चलता है संथाल विद्रोह। 1857 ईस्वी की क्रांति से तुरंत पहले यह विद्रोह भागलपुर से राजमहल तक के क्षेत्र में हुआ, जिसे दामन ए कोह कोह के नाम से जाना जाता है। इसे ध्यान से याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है कि जो संथाल विद्रोह है ये कहां से कहां तक होता है? तो भागलपुर से राजमहल के क्षेत्र में होता है। इसे जो है दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। यह जनजातीय शोषण के विरुद्ध प्रथम सशक्त जनजातीय विद्रोह था। इस विद्रोह का कारण बाहरी लोगों, जो बाहरी लोग हैं उन्हें क्या बोला जाता था संथालों के द्वारा? तो दीकू बोला जाता था। जो भी आपके बाहर के लोग थे उन्हें क्या बोलते थे कि ये लोग दीकू है, ठीक है। तो बाहरी लोगों के द्वारा शोषण, मांझी व्यवस्था एवं परहा पंचायत व्यवस्था में परिवर्तन आदि के कारण जो है संथाल विद्रोह आपके होता है। इसका जो नेतृत्व करता है उनका नाम है सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। यह जो विद्रोह है असफल रहा, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1869 पारित किया गया। संथाल परगना एवं मांझी व्यवस्था को जो है मान्यता दी गई। जो संथाल एक नया परगना बना दिया गया और जो मांझी व्यवस्था थी उसकी मान्यता दी गई अंग्रेज सरकार के द्वारा। उसके बाद है मुंडा विद्रोह के बारे में समझिएगा। 1895 से 1900 तक होता है। यह जनजातीय विद्रोह में सबसे सशक्त जनजातीय विद्रोह था। जबकि जनजातीय विद्रोह होता है उसमें सबसे अगर सशक्त बोला जाए तो मुंडा विद्रोह ही था। विद्रोह की व्यापकता के कारण इसे जो है उलगुलान विद्रोह के रूप में जाना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो मुंडा विद्रोह है इसे उलगुलान विद्रोह क्यों बोला जाता है?
क्योंकि जो ये विद्रोह था बहुत ही व्यापक था, इसीलिए इसे उलगुलान विद्रोह बोला जाता है। ठीक है, इस विद्रोह का कारण जो है दीकू का शोषण, खुटकट्टी व्यवस्था में परिवर्तन तथा धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप आदि था। इस विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था। उन्होंने आनंद पांडे से वैष्णव धर्म की दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने स्वयं को सिंह बोगा का अवतार बताया था, वहां पर ये लोकल भगवान थे। उन्होंने आचरण शुद्धता, आत्म सुधार, एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था। किसने दिया था? बिरसा मुंडा ने दिया था। ठीक है, उसके बाद है कि इस विद्रोह का तीव्र रूप जो है 1899 ईस्वी में रहा, जब कई स्थानों पर अंग्रेजों को हराया गया था, जिसमें आपको नाम होगा, एक याद होगा, मेजर वारो। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को हैजा के कारण जो है उनकी मृत्यु हो गई, किनकी? बिरसा मुंडा की। विद्रोह के परिणाम स्वरूप खुटकट्टी व्यवस्था पुनः लागू की गई। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में पारित किया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में टोटल आपके 2 टॉपिक को डिस्कस किया गया है। जो पहला टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का बिहार में प्रवेश, और जो दूसरा टॉपिक था जनजातीय विद्रोह। ठीक है, उसके बाद जो 3 टॉपिक बचता है उसे अगला वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। अगर वीडियो आप सभी को हेल्पफुल लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।